स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। उस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। इट मीन्स कि जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलें तो उसमें इंक्लूड होगा बोथ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, और लिखा ही हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल। तो पूरी यूनिट डील करेगी कि आप प्लांट्स के अंदर किस तरीके से, पहले तो मॉर्फोलॉजी उनकी क्या है और बेसिस क्या है, फ्लावरिंग प्लांट की है तो इसका मतलब एंजियोस्पर्म आपको पढ़ना है। एंड एनिमल, तो एनिमल्स में ह्यूमन का देखना है बेसिकली, ह्यूमन का ही देखेंगे। एनिमल्स में किस तरीके की एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी नहीं है यहाँ पे। एनिमल्स के केस में यही चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एंड प्लांट के केस में आपको दो पार्ट पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो ये चैप्टर आ जाएंगे इस यूनिट में जिसका सीक्वेंस आपका मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी होगा कवर, उसके बाद एनिमल किंगडम चलेगा एंड देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चलेगा। क्लियर? यूनिट का वेटेज आप समझ लो कि 5 to 6 क्वेश्चन यूनिट से आते ही आते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल बहुत हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये आप पढ़ने के बाद डायरेक्ट चलोगे मेरे साथ कहाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है कि कोई भी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ऑर्गन्स उसमें कैसे इन्वॉल्व है, उसी ऑर्गन्स की लेयर क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, वो आपको इस चैप्टर में एक आइडिया मिलेगा। और वहीं पे एग्जाम्पल है, दैट एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू ह्यूमन फिजियोलॉजी टू। वहां पे भी उस चैप्टर में फिर से दिया होगा फैलोपियन ट्यूब की कैसी मेम्ब्रेन है, कैसी लेयर है, कैपिलरी कैसी है, जैसा चैप्टर उसके रिलेवेंट एक आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। तो एक्सेप्ट दोज क्वेश्चन जिसको आप नहीं कह सकते हो कि ये यहाँ से है या वहां से, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट से आए या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट से आए, फिर भी 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फोकस करना होगा एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स एकदम क्लियर रहने चाहिए, कौन मोनोकॉट का है, कौन डाइकॉट का है, कौन सा सीड का एग्जाम्पल है, कहाँ फ्रूट का एग्जाम्पल है, कहाँ फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है, किसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दी हुई है। इस तरीके से एक ह्यूज क्वेश्चन का रेंज है। अगर मैं सिर्फ इस पहले चैप्टर को पकड़ूं तो मैं यहाँ से 500 क्वेश्चन कराती हूँ बच्चों। बी रेडी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एग्जाम्पल से भरपूर वाला चैप्टर है। बोरिंग है पता नहीं क्यों लगता है बच्चों को, मुझे तो नहीं लगता। तो अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, जो आपका सुपर सीनियर बैच है मतलब मैथ्री वाला, वो बोरिंग वाला था प्लांट के मामले में। जो आपका सीनियर बैच है अभी 12th, वो प्लांट के मामले में अच्छा था। ठीक है, तो उनका पहले प्लांट फिजियोलॉजी हुआ था और मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हुआ था, क्योंकि दे वर इंटरेस्टेड इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, वो सब बोर हो जाते थे, पहले उनका ह्यूमन हुआ था बाद में प्लांट। तो आपको भी देखते हैं, अगर आप यहाँ तक इंटरेक्टिव रहे और आपका मन अच्छा रहा तो हम लोग इस चैप्टर पे और एनिमल किंगडम को होल्ड पे डाल के सीधे चले जाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी। बट पॉसिबिलिटी बैच को देख के लगता है कि बोर ही होगा, तो यहाँ से चलेंगे एनिमल। वो आगे भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है कि होगा। तो आपको चैप्टर समझ में आया? 5, 6 में फ्लावरिंग प्लांट पे फोकस करना है। एक मॉर्फोलॉजी है मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एंड एनाटॉमी मतलब इंटरनल अपीयरेंस, टिश्यू के बारे में आपको। ठीक है, एंड 7 का कोई रिलेशनशिप ऊपर से नहीं है, जस्ट यूनिट में क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे बात किया गया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, दैट्स व्हाई एक चैप्टर एनिमल्स से रिलेटेड। ओके, फंडामेंटल आपके वही चलते हैं जो आप सेल चैप्टर का एक समंदर पढ़े हुए पूरे इतने हैवी हैवी लेक्चर का, वही फंडामेंटल है। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर जो आपके प्रीवियस कुछ लाइन है उसको आप एक बार रीड करना। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म, बायोडाइवर्सिटी जो आपने लिविंग वर्ड में एक ग्लिम्स पढ़ा हुआ है, ठीक, ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड only by observation through naked eyes or later through magnifying lenses and microscope। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप नेकेड आई से उसको जो देख रहे हो उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, या तो आप जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो उससे आप ऑब्जर्व करो, यही है। तो जब आप नेकेड आई से देख रहे हो दैट इज मॉर्फोलॉजी, एंड जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दैट इज हिस्टोलॉजी। और इन बिटवीन कहीं एनाटॉमी होता है। जब तक आप माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते हो तो एनाटॉमी बात करते हो, लेकिन एनाटॉमी की स्टडी के लिए आपको हमेशा माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। तो जस्ट
एनाटॉमी का छोटा पार्ट हो जाता है हिस्टोलॉजी। हेलो। सर मुझे माइक चाहिए। हाँ। This description is mainly of gross structural feature, both external and internal. Gross means collectively. ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी देखा था, जो अर्ली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो किस पे बेस्ड थे? मॉर्फोलॉजी पे, एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, जब आप नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हो तो वहां पे आपका एनाटॉमी, फाइलोजेनेटिक्स एंटर कर गया। ठीक है, मतलब डिटेल कि कहाँ से लिंक है, क्या उनके स्ट्रक्चरल बेसिस पे सिमिलरिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ गए थे, उसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। इन एडिशन, ऑब्जर्वेबल एंड perceivable living phenomena were also recorded as part of this description. क्या आप ऑब्जर्व करो, किसी भी स्ट्रक्चर को देखिए, आप लिविंग से कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो, वो कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है, कैसे फूड ले रहा है, कैसे रेस्पायर कर रहा है, यही सारी चीजें तो आप ऑब्जर्व करोगे। क्लियर? तो वही चीजें इसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे रिलेटेड देखेंगे, तभी तो हम सिमिलरिटीज फाइंड आउट करेंगे एंड डिसिमिलरिटीज फाइंड आउट करेंगे कि किन ग्रुप के बीच में सिमिलरिटी है। फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। क्लियर? बिफोर एग्जाम एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, मतलब जब तक एक्सपेरिमेंटल नहीं हुआ, जब तक आप अरस्तु का नाम सुना था, अरस्तु वगैरह वाला एरा चल रहा था। वो एक्सपेरिमेंटल नहीं था, बहुत सारी चीजें हाइपोथेसिस थी, ऑब्जर्वेशन पे था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, मतलब आपका 1860 वाला, 1660 के अबव का आप समझ सकते हो, और इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1860 जो डार्विन वाला एरा रहा है वो है थोड़ा रिवोल्यूशनरी। उसके बाद 1950 से 70s वाला, और जब बायोटेक आ गया तो पूरा ही रिवोल्यूशनरी है 1970 से अब तक का। तो आपको एक थोड़ा क्रोनोलॉजी भी रहना चाहिए हमेशा माइंड। Experimental biology, or more specifically physiology, was established as a part of biology. Naturalists describe only biology. ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कहीं जेनेटिस्ट है, कहीं पे बायोकेमिस्ट है, कहीं पे बायोकेमिस्ट्री वाले हैं, बताया मैंने, कहीं पे आप मॉर्फोलॉजी के देखोगे, कहीं पे आप एनाटॉमिकल देखोगे। तो यहाँ पे जो एक लेडी का जिक्र होगा वो एनाटॉमी से रिलेटेड। Hence, biology remained as natural history for a long time. The description by itself, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, नेचुरल हिस्ट्री है, रियल है। बायो तो हम नहीं कह सकते कि देयर इज समथिंग मशीनरी, टोटली नेचुरल है। चाहे आप डाइवर्सिटी की बात करो या रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज की बात करो, हैबिटेट की बात करो, इन्वायरमेंटल फैक्टर जरूर चेंज हुए हैं, वही इवोल्यूशन को बेसिस बनाते हैं एक तरीके से, उसी में एडॉप्टेबिलिटी के लिए चेंज करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन process तो naturally. The description by itself was amazing in the term of detail, while the initial reaction of a student could be boredom. बोरी होते हैं पता नहीं क्यों. One should keep in mind that the detailed description was utilized in later day reductionist biology. Reduction biology बताया हुआ है मैंने basic lecture में. कोई explain करेगा क्या है reduction biology? Homework लिखो, देखना कहाँ पढ़े। Their living process drew more attention from scientists than the description of life forms and their structure. Structure. क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है, इसलिए इस पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन नहीं करें। Hence, this description became meaningful and helpful in framing research questions in physiology और evolutionary biology. इंटरनल सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं, फिजियोलॉजी कैसी है, और रिलेशनशिप उस इंटरनल सिस्टम का किससे है। जैसे ह्यूमन की स्टडी करनी है तो हायर स्टडीज में रैबिट को एज अ सैंपल लेते हैं, क्योंकि रैबिट मैमल है। लोअर क्लासेस में अब तो एक्सपेरिमेंटल अलाउड नहीं है, लेकिन फ्रॉग का डिसेक्शन होता है। ठीक है, आपका एल्बिनो माइस का डिसेक्शन होता है।
क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन का डायसेक्शन नहीं कर सकते, वो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को ही अथॉरिटी होती है। क्लियर? वो वहीं पे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह उठ के चला आएगा और ह्यूमन बॉडी को काट के देखेगा कि लीवर कहाँ है, किडनी। तो क्योंकि हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज तो चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट होते थे, अब बैन हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने किए हैं। फ्रॉग का, कॉकरोच का, अर्थवर्म का, माउस का। तो ये सब कट करके देखते थे और उसको एनालॉग करते थे कि ह्यूमन के अंदर भी तो ऐसा ही सिस्टम है, इवॉल्व है। ठीक है? और जो हायर करते हैं वो मैमल्स लेते हैं, ताकि मैमेलियन कैरेक्टर के हार्मोनल बेसिस पे भी स्टडी हो सके, तो रैबिट पे किया जाता है। Hence, this description became meaningful और research के questions और उनके evolutionary relationship के बारे में सोचना, thinking start हुआ। In the following chapter of this unit, the structural organization of plant and animals, including the structural basis of physiological, जो कि फिजियोलॉजी यूनिट अलग से है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल बेसिस वो यहाँ पे पढ़ना है आपको, और बिहेवियरल फिनोमेना इज डिस्क्राइब। For convenience, this description of morphological and anatomical feature is presented separately for plant and animal. अब कैथरीन जी का यहाँ पे दिया हुआ है, इनको आप मार्क कर लो। 99 ईयर इनकी एज है। ठीक है? 99, 1898, 97। ठीक है? इनफैक्ट इनकी जब डेथ हुई थी तो हम लोगों ने न्यूज सुनी। तो चलो, क्या आपको कुछ चीजें यहाँ पे मार्क करनी है, क्वेश्चन आता है। और साइंटिस्ट लिस्ट में आपको ऐसे यूनिट के पहले जो साइंटिस्ट विद डिस्क्रिप्टिव नॉलेज दिया, वो तो आप ऐसा मान लो कि एग्जाम के एक बार तो पढ़ते चल रहे हो, इसको रिवाइज नहीं करना होता है, कुछ नहीं याद रखता है इनमें से, जरूरत भी नहीं है इनकी याद करने की। आगे आप जब आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा तो बस इनका एक पूरा शीट रहेगा आपके पास, मैं ही प्रोवाइड करूंगी। और आपकी तो एनसीईआरटी में है ही, तो जस्ट आपका जब 1 घंटे के लिए आप बैठे तो सिर्फ साइंटिस्ट साइंटिस्ट देख लो, ऐसा करना हो। तो एनसीईआरटी बेस्ड साइंटिस्ट में ये लिस्ट आ जाती है। यूक्रेन में बॉर्न हुआ है इनका। से स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी। डॉक्टरेट 1931 इन यूनाइटेड स्टेट। अर्ली पब्लिकेशन दैट कर्ली ट्रॉप, ये आपका क्वेश्चन। वायरस स्प्रेड थ्रू अ प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। इसका मतलब ये, यहीं से तुम्हें हिंट मिल जाता है कि इनकी जो स्टडी है वो एनाटॉमिकल स्टडी है। ठीक है? सी वाज द क्वीन ऑफ एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी की क्वीन बोला जाता है। जैसे नहीं हो गया माइक। Dr. Isau's Plant Anatomy, published in 1954, took a dynamic development approach designed to enhance one's understanding of plant structure and an enormous impact worldwide. इतना कुछ याद नहीं रहेगा, आप बस इस पे फोकस रहो कि प्लांट पे वर्क करिए। Literally bringing about the revival of the discipline, the anatomy of seed plants by Catherine. ये मार्क कर लो। Anatomy of seed plants, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म both, by Catherine Isau, was published in 1960. It was referred to as Webster's of plant biology. It is encyclopedia. तुम्हें पता है encyclopedia? सुना हुआ है ना? मतलब एक यूज डिक्शनरी टाइप का इन्होंने बना दिया। In 1957, she was elected to the National Academy question. National Academy of Sciences, becoming the 6th woman to receive that honor. अवार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वो पूछा जाता है कभी कभी। अब तो बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाओ। In addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from President George Bush in 1989. एंड एक इंफॉर्मेशन और पूछना है, ठीक है? When Catherine Esau died in the year 1997, Peter Raven, director of anatomy and morphology, ठीक है, Missouri Botanical Garden, remembered that
सी absolutely dominated the field of plant biology। ये स्टेटमेंट देके पूछेगा ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है, मतलब एट द एज ऑफ 99 भी द डोमिनेटिंग एरा था, इसलिए मैंने बोला सी वाज क्वीन ऑफ एनाटॉमी। क्यों, मतलब डेथ ही 99 ईयर में हुई है, बट टिल डेथ वो डोमिनेटेड थी, मतलब इनके ऊपर कोई आया ही नहीं। क्लियर है इतना? आप थोड़ी सी मार्किंग करो, एक तो वेबस्टर वाली चीज, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, डॉक्टरेट एंड दिस वन, ये इंपॉर्टेंट। अवार्ड हो गई मार्किंग। अब फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म आपने पढ़ा, आपको एकदम क्लियर है कि यहाँ पे बात किसकी होगी, एंजियोस्पर्म की ही होगी। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स की बात होगी। क्या क्या इंक्लूड होगा किसी भी प्लांट में जब वो डेवलप है, जो उसका बेसिक है वो होता है रूट, जड़। जैसे आपकी भी लाइफ में आपका बेस कैसा है वो रोल प्ले करता है, आपका कल्चर कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, वो आपको आगे तक बिल्डअप करने में रोल प्ले करते हैं, आप मानो या ना मानो, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। दैट्स वाई आपको सबसे पहले उसी तरीके से प्लांट कैसा होगा, उसकी कितनी मजबूती होगी, वो कितना लाइफ लॉन्ग सरवाइव कर सकता है, ऊपर ऊपर स्ट्रांग होके कुछ नहीं होगा अगर उसके रूट में कोई इन्फेक्शन है। तो रूट पहले देखना है, देन शूट, शूट में स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट। सीड बहुत कम देखना है, फ्रूट बहुत कम देखना है, मतलब बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ही देखना है, यहाँ कुछ आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाने की जरूरत नहीं है। आपको मॉड्यूल में एक टेबल दी होगी, उसको बिल्कुल देखने वेखने की जरूरत। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज, ये इम्पोर्टेंट, ये पोर्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एकदम फिंगर टिप पे याद होना चाहिए कि जो डिफरेंट फैमिलीज, फैमिली मतलब शर्मा वर्मा जी नहीं, क्या है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की में फैमिली कहाँ पे है, किसके ऊपर किसके नीचे, फटाफट बताओ। जीनस के ऊपर, करेक्ट, किसके नीचे, ऑर्डर के नीचे, वेरी गुड, कुछ कर दिया तो वो। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर, अगेन एनसीईआरटी के लाइन में बेटा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, ठीक है, खुश करने के लिए काफी है ये प्लांट के एरिया, क्योंकि इनमें फ्लावर होता है, फ्रूट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, सब कुछ तो यही। Even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by presence of root, stem, leaves, flowers and fruit. पहले भी बताया ये तीन आपके क्या है, वेजिटेटिव फीचर हैं, और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव फीचर, जिसमें ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, विदाउट एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और एक प्लांट ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उसमें एक टाइम में सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी दिख रहा है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव फेज तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो हर प्लांट जैसे एनिमल ग्रो करता है, जैसे आप ग्रो कर रहे हो, वैसे ही प्लांट भी एक जाइगोट के डेवलपमेंट से एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोफाइटा है, हमें पता है, तो सीड होगा, सीड के अंदर कुछ ऐसे जोन होंगे जहां से रूट और शूट आता है, तो एक को बोलते हैं रेडिकल, एक को बोलते हैं प्लूम्यूल। रेडिकल से रूट सिस्टम ओरिजिनेट होता है, आर से रेडिकल, आर से रूट, और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम। दोनों कहाँ है बेटा, सीड के अंदर, एम्ब्रियो में। ओके, सीड के अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में दो पार्ट है, रेडिकल और प्लूम्यूल, ठीक है। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का डेवलपमेंट उसी तरीके से पहले प्रीवियस वही है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंड देन जब भी आप सीड को
सीडलिंग के लिए अलाउ करेंगे, मतलब जब तक आपके घर के किचन में, बॉक्स में या किसी गोदाम में स्टोरेज फॉर्म में है, तो सीड के पास बहुत ही ज्यादा डॉर्मेंसी की कंडीशन होता है। सीड डॉर्मेंट रहता है। जब आप उसको वाटरिंग करते हो, जब आप उसको फेवरेबल कंडीशन में लाते हो, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, और उसके बाद वो एक्टिव टिश्यू बन जाता है और मेटाबॉलिकली हाई एक्टिव हो जाता है। देन वहां पे रूट सिस्टम पहले आएगा एंड देन शूट सिस्टम। तो रेडिकल और प्लूम्यूल ध्यान रखना थोड़ा। In chapter 2 and 3, we talked about the classification of plant based on morphological and other characteristics. Classification मतलब internal, एंजियोस्पर्म के और different types. आप फैमिली देखोगे, कुछ बातें करोगे, उससे रहो. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definition. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation. कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड में एग्रीकल्चर वर्ड सुनते ही क्या आता है कि खेती खेती की कुछ बात होगी, क्रॉप की कुछ बात होगी। तो आपको इतना भी पता है कि हर जगह सारी क्रॉप नहीं होती, हर जगह सारे प्लांट नहीं होते। ठीक है, एरिया वाइज आपके स्टेट वाइज आपको पता है, कहीं पे गेहूं की खेती ज्यादा होती है, कहीं पे चावल की खेती ज्यादा होती है, कहीं शुगर केन ज्यादा होता है। तो एक ह्यूज डाइवर्सिटी, आप जिस कंट्री में रहते हो वहीं पे बहुत सारे, यू कैन रिलेट कि यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर तो वर्क करते ही करते हैं। और एक ही स्पीसीज की दो अलग वेराइटी हो सकती है, सब स्पीसीज हो सकती है, एक यूपी में ग्रो कर रही है, एक केरला में ग्रो कर। ठीक है, यूपी वाले की कुछ अलग टेस्ट आएगा, केरला वाले का कुछ अलग टेस्ट आएगा। स्पीसीज एक है लेकिन दोनों की सब स्पीसीज अलग हो जाएगी, और उसका रीजन क्या होगा, दोनों जगह की एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जेनेटिक्स उनकी पहले सेम थी, लेकिन ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन उनके अंदर एडॉप्टेशन आता है, और दो डिफरेंट लोकेशन की सेम वेराइटी में डिफरेंट प्रोडक्टिविटी आ जाता है, न्यूट्रिशन लेवल अलग हो जाता है। सेम वेज में शुगर केन, कहीं का शुगर केन बहुत थिक और जूसी होगा, कहीं का शुगर केन थिन होगा और जूसी कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके की वैरायटी में आपको वेरिएशंस क्यों दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर एंड एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू देयर एनवायरमेंटल। एडॉप्टेशन हमेशा एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में होता है, एडॉप्टेशन बाद में होता है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस पहले आते हैं। सीक्वेंस आपको क्लियर होना चाहिए। टू वेरियस हैबिटेट, जगह कहाँ वो रह रहा है, फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज। मार्क करो। एनसीईआरटी में एडॉप्टेशन को किस लिए दिया हुआ है, अपने हैबिटेट में ग्रो करने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन, सरवाइव करें, प्रोटेक्ट रहें। क्लाइंबिंग, अगर क्रीपरी है तो उसको कोई क्लाइंबिंग के लिए उसको सरफेस चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए। एंड स्टोरेज, स्टोरेज इज रिलेटेड टू फूड स्टोरेज। तो जैसे आपका आलू हुआ, गाजर हुआ, तो ये कैसे कन्वर्जन होगा, कोई मॉडिफाइड रूट है, कोई मॉडिफाइड स्टेम है, अदरक है, ठीक है, अरबी है। इन सभी चीजों को आप देखोगे कि इनके मॉडिफिकेशन कैसे है। तो पूरी मॉर्फोलॉजी में आप कैसे पढ़ोगे, जब रूट पढ़ोगे तो रूट के प्राइमरी फीचर एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जब स्टेम पढ़ोगे तो स्टेम की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी फीचर, देन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो प्राइमरी में भी एग्जाम्पल है, मॉडिफिकेशन में भी एग्जाम्पल, और वही सब मैच द कॉलम बनते हैं। If you pull out only wheat, wheat means, what is wheat? ये टर्म तो हम ही ले चुके हैं, बताओ wheat क्या होता है? बताओ बेटा, आ रहा है, कोई बोल तो रहा है धीरे। हाँ, सीड की बहन wheat। टर्न, टर्न हिंदी मराठी बोल रही हो होगी, कुछ तो बताओ जो हम समझे। अरे घास पतवारी बोल दो, कुछ तो बोलो। अनवांटेड, अनवांटेड प्लांट्स, अगर क्रॉप लगी है तो उसमें जो आपकी, आप गेहूं की खेती कर रहे हो तो गेहूं के अलावा जो बाकी सब छोटे मोटे घास वास हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वीट। वीट पे अटैक कौन करता है,
वीड को खत्म करना है तो क्या स्प्रे करते हैं? वीडीसाइड. वीड, you will see that all of them have root, stem and leaves. कोई भी छोटा आप प्लांट लेके देखोगे तो उसमें आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखेगा कि वहां पे रूट है, स्टेम है, लीव्स है. दे मे बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स. जरूरी नहीं है कि फ्लावर और फ्रूट हो, मे बी. इट इंडिकेट्स कि वो एंजियोस्पर्म है और वो किस फेज का है, क्योंकि रूट लीफ तो ऑलरेडी टेट्राफाइटा में भी आ चुकी है, जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है. क्लियर. लेकिन फ्लावर एंड फ्रूट, और वो भी एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्टिव फेज में होगा. बार बार हम ये चीजें रिपीट कर रहे हैं, तभी वहां पे फ्लावर एंड फ्रूट दिखेगा. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. अंडरग्राउंड हो जाएगा रूट, अपर वाला हो जाएगा शूट. तो अब आप एक जनरल क्लास 6 के बच्चे की तरह सुन लो. ये है आपका सॉइल का सरफेस. ठीक है. नॉर्मल जनरल प्लांट की बात कर रहे हैं, अभी कुछ भी हवा वाले प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उन सब प्लांट की बात नहीं हो रही है. तो जमीन पे रह के जमीन वाले प्लांट की बात करते हैं. तो सरफेस के नीचे है रूट. दिस इज रूट सिस्टम. इसमें अब आप रूट की ब्रांचेस की बात कर लो, रूट के टाइप्स की बात करो, रूट के मॉडिफिकेशन की बात कर लो, रूट हेयर्स तक चले जाओ, कुछ भी बात करो, एवरीथिंग इज कम्स अंडर द रूट सिस्टम. इसके अबव सब कुछ होता है शूट सिस्टम. यहाँ पे थोड़ी सी जाने अनजाने गलती होती है, इसमें सिर्फ स्टेम नहीं आता है. स्टेम के बारे में पूछ रहा है तो फोकस ऑन स्टेम. शूट सिस्टम पूछा है तो फोकस ऑन ऑल द स्ट्रक्चर अबव द ग्राउंड लेवल. इसमें ब्रांच आते हैं, इसमें लीफ आता है, इसमें फ्लावर आता है, इसमें फ्रूट्स आता है, सब कुछ आता है. दैट इज शूट. ओके. रूट में प्राइमरी रूट मतलब पहला. अब देखो आप यहीं पे समझो, यहाँ पे होगा एक सीड. ठीक है. इस सीड से शूट सिस्टम निकल रहा होगा, इस सीड से रूट सिस्टम निकल. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे मेरी रिवीजन वाली स्लाइड है आगे, तो उसमें मैं तुम्हें दिखा दूं. रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक एंड निगेटिवली फोटोट्रोपिक. ये तीनों टर्म्स नोट करो. जियोट्रोपिक मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स. भाई इतना शांति मत बनाओ यार, छोटी क्लास में पढ़ा होगा. जियोट्रोपिक मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के साइड में ग्रो करते हैं. तो एग्री हो, रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है. क्लियर. पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, वाटर की नीड है, वाटर की तरफ, वाटर जिधर अवेलेबल होगा उस साइड. अब ये ग्रोथ करना कैसा, ऐसे आंख बंद करके नहीं ग्रोथ हो जाए. इसका मतलब ये है कि वो सेंस करता है केमिकल को विद द हेल्प ऑफ सॉइल, विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिनरल, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट. उनके बीच में इंटरेक्शन होगा और उसको एक आइडिया लगेगा कि हमारे राइट साइड में वाटर है. ठीक है. तो रूट धीरे धीरे ग्रो करके वाटर की तरफ मूव कर जाएगी. किसको बोलते हैं? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक. क्लियर. निगेटिवली फोटोट्रोपिक. फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिक मीन्स होता है मूवमेंट, ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट. ओके. फोटो मीन्स लाइट. तो लाइट के डायरेक्शन में मूव करता है क्या? बताओ भाई. रूट कहाँ है? अंडरग्राउंड है. ठीक है. तो लाइट के निगेटिव ग्रोथ है, तो निगेटिवली फोटोट्रोपिक. तीनों टर्म एकदम आपको याद रहना चाहिए अच्छे से. ठीक है. तो रूट सिस्टम में आपको जब भी रेडिकल से निकलता हुआ आपका रूट सिस्टम दिखेगा, तो जो फर्स्ट निकलेगा दैट इज प्राइमरी. और प्राइमरी आगे जाके किस तरीके से डिवाइड कर रहा है उस पर डिफाइन होता है कि रूट का सिस्टम कैसा होगा. अगर प्राइमरी अपने आप को एलोंगेट कर रहा है और थिक है, एक अलग से डिफरेंट मैकेनिज्म दिख रहा है और वो सॉइल में जाता जा रहा है और ब्रांचेस निकल रही है, दैट इज सिंपली टैप रूट सिस्टम. एक सेंटर में और बाकी यहाँ पे आपका टैप रूट सिस्टम. ठीक है. बाकी आपको
साइड में लेटरल रूट्स दिखते हैं। जब भी लेटरली निकलेगा तो लेटरल रूट्स, ऊपर निकलेगा तो लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, शूट नहीं बोलते, लेटरल ब्रांचेस। पहले से जो दूसरी निकली वो हो जाती है सेकेंडरी, ये हुआ प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी। अब मैं यहाँ पे एक और ब्रांच बना दी, ये क्या हो गया बेटा, टर्सरी। एक छोटा सा इमेज ऐसे बना लो। रेडिकल, रेडिकल से ग्रोथ किसकी हुई, प्राइमरी रूट की। प्राइमरी रूट अगर फर्दर डिवीजन करेगा तो सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, एंड रिस्पेक्टिवली अगर आगे भी उसमें ब्रांचिंग होगी तो क्वाटरनरी चलेगा। ओके, तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। शूट सिस्टम में आए, शूट सिस्टम क्या कह रहे हैं बताओ। निगेटिव जियोट्रॉपिस शो कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में। क्लियर। और हमेशा क्योंकि ये सॉइल के अंदर है बेटा, इसको एक प्रोटेक्शन चाहिए, तो एवरी टिप पे यहाँ होता है रूट कैप। जब आप रूट पढ़ोगे तो उसमें टर्म आएगा रूट कैप। क्लियर। जैसे आपके पेन की निब को प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो आपका एक कैप लगा होता है, या जिटर वगैरह टाइप हो तो आप पीछे से उसको बटन से चिट करके अंदर कर लो। तो वही चीज क्या है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसको सॉयल में, पत्थरों के बीच में, मिट्टी के बीच में इंटरेक्ट करते हुए जाना है। और टिप पे ही एनाटॉमिकल पॉइंट बता रही हूँ, टिप के पास होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, बेसिक लेक्चर में हुआ अपना तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते, तो डिवाइडिंग सेल को प्रोटेक्शन चाहिए, तो वहां है रूट कैप। लेकिन शूट सिस्टम में क्योंकि एयरी ग्रोथ है, निगेटिव जियोट्रोपिस को शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिस को शो करता है। क्लियर है। तो उसको ग्रोथ करने के लिए कोई भी कैप की नीड नहीं, ऊपर कोई कंकड़ पत्थर से उसको इंटरेक्शन नहीं करना है। जस्ट विंड जो ब्लो कर रही है, एयर करंट जो है, उससे इरेक्ट होने के लिए उनके पास आएंगे डेड टिश्यू, स्क्लेरेंकाइमा या कोलेनकाइमा। ठीक है। तो एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, मैं तो कलेक्टिवली ही कनेक्ट करते हुए बोलूंगी हमेशा। आपको एनसीईआरटी फोकस करते हुए और सुनते रहे। तो शूट सिस्टम में अब देखो, मैं नॉर्मल ऐसे कहूँ बेटा शूट है, ब्रांच है, तो इसमें क्या नई बात बता, मुझे पढ़ाने में भी हंसी आती है, मैं क्या पढ़ा। तो आप अपने आप को भी थोड़ा सा कनेक्टिंग वे में स्टडी करने की कोशिश। तो जो शूट सिस्टम है उस पर लाइट का इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव। क्लियर। और जैसा डेवलपमेंट उस तरीके से आपको शूट सिस्टम में वेरिएशंस दिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट इज बेस्ड ऑन द लीफ। लीफ की मॉर्फोलॉजी, लीफ को देख के आप पहचान सकते हो कि प्लांट कौन सा है। ओके। अब स्टेम और रूट में एक मेजर डिफरेंस होता है, रूट में कभी नोड और इंटरनोड नहीं होते। रूट की लेटरल रूट्स हो सकते हैं लेकिन नेवर पॉजेस नोड एंड इंटरनोड। यहीं पे आप स्टार मार्क करके इमेज में लिखो, नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट। इसलिए आपका जो पोटैटो होता है वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, सॉरी अंडरग्राउंड स्टेम है। क्लियर। क्यों, क्योंकि उसमें जो आपको इस तरीके से घर पे आलू रखा हुआ देखना, ऑब्जर्व करना, ऐसे जो स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, कुछ दिन और रखा रह जाए। जैसे अभी मैं घर गई थी, घर से वापस आई तो जो आलू आलू रखे थे उसमें सब बढ़िया ऐसे ऐसे ग्रोथ हो रखी है। अभी भी रखा है, कहोगे तो कल ले आऊँ दिखा दो। ठीक है, तो ये बर्ड्स निकल गए। अब ये जो पोर्शन है यही क्या है, जब वो स्टेम रहा होगा तो ये नोड रहा होगा, दिस इज नोड। और ये जो बीच बीच की आपको सारा प्लेन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या होते हैं, इंटरनोड। क्लियर है बेटा। तो नोड और इंटरनोड से आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो मॉडिफिकेशन में स्टेम था या रूट। तो नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट इन रूट सिस्टम, बट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शूट सिस्टम। इसको देखने के लिए आपको पहले भी बताया, सबसे अच्छा एग्जांपल है शुगर केन का, कल एकादशी पे खाया भी होगा। तो बढ़िया, देखो ये है नोड, दो नोड के बीच की डिस्टेंस इंटर। तो नोड वन, नोड टू, बिटवीन द नोड वन एंड नोड टू द डिस्टेंस इज इंटर। ओके। अब ये चीजें आपको ऐसे नहीं कि बहुत इजी है, इनके ग्रोथ के पैटर्न को आपको पढ़ना है ग्रोथ हार्मोन में, कि इंटरनोडल इलांगेशन कैसे होता है, कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा है, कौन से रिएक्शंस होते हैं, कैसा पाथवे चलता है, थोड़ा बहुत।
मैडम पढ़ाएगी इसलिए थोड़ा सा ज्यादा, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट हार्मोन रोल प्ले करना है। दैट्स वाई ये चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चरल बेसिस है यहाँ। क्लियर? फ्लावर कैसे आ रही है, बर्ड इसी इसी जगह, ये बर्ड क्यों निकली है, यहाँ क्यों नहीं निकल गई, लीफ के ऊपर क्यों नहीं होता है, ये क्यों वाला क्वेश्चन बहुत होना चाहिए माइंड। तो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा ये चैप्टर 11th में आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि हाँ कुछ तो इसमें थोड़ा सा टिपिकल आपको पढ़ना चाहिए। लेवलिंग देख लो, बर्ड, बर्ड आपको पता है कि कोई भी बर्ड आगे जाके या तो फ्लावर हो सकती है, या तो ब्रांच हो सकती है, या तो लीफ हो सकती है, हमेशा नोड पे होगी। बर्ड, ब्रांच, कोई भी स्ट्रक्चर ओरिजिन करता हुआ आपको कहाँ दिखेगा, नोड पे। इंटरनोड ऑलवेज प्लेन होता है, इंटरनोड प्लेन होता है। इंटरनोड एलोंगेशन करके प्लांट की हाइट को बढ़ने में रोल प्ले करता है, और नोडल रीजन से ही ग्रोथ होती है। टिश्यू में बात करेंगे कि कौन से टिश्यू होते हैं, कैसे ग्रोथ। तो बर्ड हो गया, आपको बर्ड समझ में आएगा। बर्ड की पोजीशन एक्सिलरी है, यहाँ पे एक्सिस पे है, यहाँ पे होगा ये एपिकल बर्ड होता है, ठीक है, ये एपेक्स पे है। लिख लो ये पेंसिल से, एपिकल, एपेक्स, ठीक है। एक्सिस पे है, ब्रांच में दो दो ज्वाइनिंग के एंगल पे है कभी, तो उसको बोलते हैं एक्सिलरी। फिर क्या, स्टेम भी बताएं, स्टेम तो स्टेम हो गया, लीफ तो लीफ हो गई, फ्रूट फ्रूट है, फ्लावर फ्लावर है, शूट सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप इस इमेज के पास ये थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख लो, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ को लिख लो, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट सिस्टम। इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकॉट, दो कॉटिलेडोन होंगे। प्लांट द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, जो इवोल्यूशन का सीक्वेंस है, ध्यान से सुनना, वो है जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। जिम्नोस्पर्म के बाद आया डाइकॉट, डाइकॉट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रूट्स के लिए, तो रूट्स में डाइकॉट के रिस्पेक्ट में एंड मोनोकॉट के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान देना है। तो डाइकॉट के रिस्पेक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, द डायरेक्ट elongation ऑफ रेडिकल, रेडिकल इज द टिश्यू which present in embryo responsible for development of root system, you can say, ठीक है। कंप्लीट रूट सिस्टम रेडिकल से ओरिजिनेट होता है। यहाँ से निकलने वाली जो पहली रूट होगी उसको प्राइमरी रूट बोलेंगे, और ऑब्वियसली वो इनसाइड द सॉइल जाएगी। अभी ये हम नॉर्मल प्लांट की बात कर रहे हैं, ओके। इट बियर्स लैटरल रूट, लैटरल रूट मतलब प्राइमरी के साइड में। तो लैटरल रूट क्या, लेवल या ऑर्डर, सेकेंडरी है वो टर्सरी है, ये डिफाइन करेगा कि प्राइमरी रूट की कौन सी ब्रांच है। पहली ब्रांच हो जाएगी सेकेंडरी, दूसरी ब्रांच होगी टर्सरी, फिर उससे ब्रांच हुआ तो क्वार्टरनरी, एंड इससे ज्यादा होता नहीं है। क्लियर? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट के स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। आपको क्लियर दिखेगा जब एक मेन रूट बीच में दिखेगी तो उसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। और एग्जांपल इसका है मस्टर्ड प्लांट, आप हाईलाइट कर लो। देन आता है मोनोकॉट प्लांट, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड होगा तो वहां पे बंचेस ऑफ फ्रूट्स बन जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट दिखेगा आपको। आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे प्राइमरी रूट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड ये रिपोर्टेड है मोनोकॉट। क्लियर? दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेडिकल से नहीं है, ये ध्यान देना। ये एनसीईआरटी ने जो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया ना, गलती होती है। रूट ओरिजिनेट तो रेडिकल से हो रही है, क्या कह रहा है कि जहां पे स्टेम का बेस खत्म हो रहा है वहीं से इस तरीके का बंच है, ये कह रहा है, ओके बेटा। एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन वीट प्लांट। मोनोकॉट का एग्जांपल, मोनोकॉट का एग्जांपल वीट, साइड में आप लिख लो, दोनों एग्जांपल आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। डाइकॉट का एग्जांपल मस्टर्ड। ये बस एज पर एनसीईआरटी इसलिए एक एक एग्जांपल आपको मिला। इन सम प्लांट like grass, monstera and banyan tree,
roots arises from parts of the plant other than the radicle. अंडरलाइन करो, ये एमसीक्यू है, एग्जाम्पल एमसीक्यू है। एंड अदर देन द रेडिकल, मैंने बोला एम्ब्रियो में दो ही पार्ट है, क्या, एक रेडिकल है एक प्लूम्यूल है। लेकिन जब पूरा शूट सिस्टम आ गया उसके बाद किसी और दूसरे पार्ट से अगर रूट ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट कलेक्टिवली। सिंपल, जैसे प्रॉप रूट हो जाता है आपके बनियान ट्री में, हैंगिंग होते हैं, ठीक है, वो हैंगिंग धीरे धीरे सॉइल में जाते हैं और वो अंदर वाला पोर्शन रूट में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो हैंगिंग जो क्रॉप है वो धीरे धीरे स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। आप कभी बहुत, अभी मैं यहाँ पे इमेज वगैरह नहीं लगाई हूँ, कल लगा दूंगी, तो आप देखोगे कि बहुत 100 साल 200 साल पुराने बनियान ट्री जैसे कि आपको कई हिस्टोरिकल प्लेसेस पे दिख जाते हैं, तो वहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि रियल स्टेम उसकी कहाँ है। जैसे हमारे बनारस में एक है बनियान ट्री, उसको पूरा एकदम उसके चारों तरफ बाउंड्री है और वो टूरिस्ट प्लेस है, तो ये आपको एक छोटे से फॉरेस्ट की तरह दिखे, लेकिन वो है कुछ एक ही प्लांट है, लेकिन इतने सारे उसके क्रॉप रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो गए हैं कि आपको रियल सिस्टम उसका कहाँ है ये नहीं पता चलता। तो दे आर वर्किंग लाइक अ पिलर। बहुत बड़ा ट्री होता जा रहा है तो उसको जैसे घर को छत को रोकने के लिए पिलर चाहिए होते हैं, उसी तरीके से ये प्लांट का अपना मॉडिफिकेशन है। हजारों साल पुराने भी बनियान ट्री प्रेजेंट है, तो वो किस तरीके से प्रेजेंट है वो उन्हीं पिलर के भरोसे, और उतना ही उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो इसलिए वो सारा डेवलपमेंट होता जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, ये तो हम बात किए आपका बनियान ट्री, बड़े ट्री की बात बताएं। अब छोटी सी घास आप देखो, दो घास आप लोग चढ़ाते हो गणपति पे, ठीक है, घास कभी खींच के उठाइए तो आपने देखा है कि एक पूरा आपको बीच में एक ऐसा दिखता होगा स्ट्रक्चर, और फिर ये जगह जगह से जमीन में लगी हुई थी, देखा है ऐसा, ठीक है, और ये ऊपर ऐसे घासें रहती है, जो आपको लीफी अपीयरेंस दिखता है इसी तरीके से दिखता है। अब ये चीज क्या है, ये शूट है, ये स्टेम है, क्रीपरी है, ओके, जहां जहां नोड टच किया है सॉइल से वहां पे नीचे की तरफ क्या हो गया, रूट्स आ गए, और ऊपर की तरफ लीफ आ गई। ग्रासेस आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट्स, ठीक है, एडॉप्टेशन इनमें ज्यादा होती है, इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस पहले ही बताया, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट। मोनो और डाई में ऐसा नहीं कि डाई बहुत महान है उसको बाद में इवोल्यूशन में रख दिया, मोर डेवलप्ड मोनोकॉट्स है। क्लियर पिक्चर। तो ये भी क्या हो गया, ये क्योंकि शूट सिस्टम से आ रहा है, स्टेम से आ रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका एडवेंटिशियस रूट आ गया। तो ग्रॉस monstera and banyan tree roots arises from parts of the plant other than the radicle। इस other than the radicle के लिए लिख लो any part of shoot system। लीफ से नहीं हो सकता है, लीफ से कहाँ होता है लीफ में, अभी छोड़ दो। ठीक है, ब्रायोफिलम एक प्लांट है, वो आप देखोगे तो वो लीफ से ही उसमें नए नए बर्ड ओरिजिनेट होते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली शूट सिस्टम आ जाता है और हर एक बर्ड अलग होके पूरे के पूरे नए प्लांट को ओरिजिनेट कर सकता है। बट मेनली अगर आप ऐसे जनरल बात करोगे तो लीफ से आपको कहीं पर भी रूट निकलती हुई नहीं दिखी। तो शूट सिस्टम के सिस्टम वाले पार्ट से, लोअर पार्ट से, जैसे आप शुगर केन की बात करो तो शुगर केन में कैसा है, ऐसे, ठीक है, पहली जो नोड होती है ना वहां से रूट आ जाती है, और शुगर केन का कोई सीड नहीं होता, कभी फ्लावर भी नहीं देखा होगा, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म है, लेकिन ये एवोल्यूशन में एंजियोस्पर्म में इनके फ्लावर और फ्रूट्स डिजेनरेट हो चुके हैं। ये एक कल्टीवेटेड क्रॉप है, पहले भी शायद मैंने बताया है, ये ह्यूमन के द्वारा ही कल्टीवेट की जा रही है, अदरवाइज नेचुरली ये खत्म है। तो एक एक जो ये नोडल पार्ट है दिस बिकम्स द सीड, ये यही मार्केट में आता है सीड ऑफ शुगर केन के नाम से, जो एक्चुअली क्या है, स्टेम, ठीक है बेटा। तो नोड के पास फैसिलिटी है, नोड के पास कैपेसिटी है कि वो ओरिजिनेट कर सकता है, तो यहाँ पे आपको स्टिल ट्रूथ बोलते हैं इनको, अभी हम थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन देंगे आगे का। तो पहले एनसीईआरटी देख लो, यहाँ पे आ जाओ वापस। रूट्स अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ये आपको पूछेगा एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल, इसमें आपको ग्रास मॉन्स्टर बनियान ट्री याद रखना।
द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। अब मेन फंक्शन की बात करें मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंकरेज प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। एब्जॉर्प्शन प्राइमरी फंक्शन है, वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना प्राइमरी फंक्शन है फ्रॉम द सॉइल। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज, दिस इज एंकरेज के आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के बाद दोगे टू द प्लांट पार्ट्स। एंड मॉडिफिकेशन सबसे बाद में। आप उसको एज ए फूड यूज कर लिए, नेचर ने तो उसको रूट ही बनाया, ठीक है, आपने उसके मॉडिफिकेशन आपने खोज के निकाला कि भाई हम गाजर खाएंगे, हम मूली खाएंगे, ठीक है, आपका स्वाद अच्छा लगा, आप खाए, नहीं अच्छा लगता आप फेंक देते। तो ह्यूमन ने उसको जैसे भी स्टोरेज ऑफ फूड के फॉर्म में लिया, नेचुरली वो स्टोरिंग भी उसका क्या हो गया? सेकेंडरी फंक्शन। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन आपको रखना है ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है एंकरेज, एंड थर्ड में आप कहीं पे दोगे रिजर्व फूड मटेरियल की तरह। ये तो दुनिया यूज कर रही है ना, प्लांट के लिए खुद का तो कोई काम नहीं है। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर, यहाँ लिखो पीजीआर। और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो सिंपली आप लिखो इसको फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन, जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम है ना, हार्मोन सिस्टम, उसी तरीके से प्लांट के हार्मोन है। फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन मीन्स हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन लिख लो या फाइटो हार्मोन लिख लो, शॉर्ट फॉर्म लिख लो पीजीआर। पूरा एक चैप्टर है इस पे। ओके, अब आपको इमेज दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया ये इमेज अगर आएगी तो पूरी ब्लैक ब्लैक आती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है। बस आपको ये देखना है, इस तरीके का ब्लैक आया तो टैप रूट है, ऐसा आ गया गुच्छा तो फाइब्रस रूट है, और ऐसा आएगा तो एस्पेरेगस दिया हुआ है या एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे फोकस करो। तो ये है इसका स्टेम, और स्टेम से ग्रोथ हो रही है आपकी, निकलते हुए दिख रही है रूट्स, और जैसे ये सॉइल वगैरह से टच करेगी वैसे ही क्या दिखेगा आपको? रूट्स ओरिजिनेट हो रही है। तो ये रेडिकल से निकलने वाली रूट्स नहीं है। तो ऐसे सभी कलेक्टिवली वो कहाँ से निकल रही है, किस टाइप की है, वो हैंगिंग रूट्स है क्या है, वो सब डिफरेंट मैटर है, लेकिन सिंपल सी बात है कि वो एडवेंटिशियस रूट्स है। कौन सा बेटा इमेज 5.1? वरुण, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 5.1 इमेज, डिस्क्रिप्शन दे उसका। ओके, सुन लो, सिंपल ये एक आपका क्या है, जनरल प्लांट है, जो कि थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि ये मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड फ्लावर एक परफेक्ट फ्लावर होता है, तो कई जगह आपको स्टडी में मस्टर्ड प्लांट और फ्लावर के नाम आते रहेंगे आगे भी। यहाँ पे आपको जो सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इनटू रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट मतलब अंडरग्राउंड, नेमिंग फॉर बर्ड। ओके, नेमिंग फॉर बर्ड में मैंने बताया था आपको एपेक्स पे होगा, किसी के भी फ्रंट में, जैसे ये है तो ये एपिकल है, ये है तो ये एक्सिलरी है, किसी एंगल पे होगा तो एक्सिलरी, और टिप पे होगा तो एपिकल। एक्सिस पे होगा तो एक्सिलरी। बस, बाकी सारी चीजें सुनी थी। नोड है, इंटरनोड है, बर्ड्स है, पोजीशन ऑफ बर्ड्स होता है, नोड इंटरनोड दो नोड के बीच की डिस्टेंस है, और एक कंप्लीट प्लांट को ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लीफ दिख रहा है, ब्रांचेस दिख रहे हैं, शूट दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, फ्रूट भी दिख रहा है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन का भी स्ट्रक्चर है, और कुछ नए नए फ्लावर भी बनते हुए दिख रहे हैं। चलो आगे सुनिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला फ्रिक्वेंटली जहां से क्वेश्चन आता है, अगर रूट से आएगा तो या तो एक क्वेश्चन मॉडिफिकेशन से आ जाता है, एक आता है रीजन ऑफ रूट से। ओके, और दोनों में से कहीं एक से ही आएगा, सिर्फ रूट से तो आएगा नहीं। तो रूट से अगर आपको ऐसे मिक्स क्वेश्चन बनाना होगा तो दोनों जगह से पूछ लेगा, मैच द कॉलम वगैरह कर देगा। एंड सिर्फ अगर आपको पूछना होगा तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, the root is covered at the apex by a thimble like
structure, thimble like structure just like a cap. ओके यही क्वेश्चन है पहला एमसीक्यू. थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. फंडामेंटल इसका बताया मैंने. वर्क क्या है? प्रोटेक्शन के लिए. तो रेडिकल से जब ग्रोथ होगी, जब स्प्राउट निकल रहा है और उससे रूट सिस्टम वाला नीचे की तरफ ग्रोथ हो रही है, तभी यहाँ पे प्रो मेरिस्टेम से मॉडिफिकेशन हो जाता है और रूट कैप बन जाता है. टिप पे एक कैप आ जाता है, शूट टिप पे ऐसा कोई कैप नहीं होता. एंड ये अंडरग्राउंड जाएगा और अब ये जितनी बार भी डिवाइड करेगा, जहां पे भी रहेगा, हमेशा सबके टिप पे एक रूट कैप प्रेजेंट रहेगा. और एक बात यहीं पे ध्यान से सुन लो, रूट कैप कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं करता है. रूट कैप इज नॉट दैट टिश्यू which plays role in absorption of water and mineral. It is functioning. Its function is protection. It protects the tender apex, मतलब fragile, ठीक है, soft tender apex. Apex means again tip, apical of the root as it makes its way through the soil. A few millimeter above the root cap is the region of meristematic activity. This is the question. सब टर्मिनल, इसी के लिए टर्म यूज किया जाता है. सब टर्मिनल, सब एपिकल, कुछ भी बोल. हमेशा क्या रहता है? टिप पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. तो ऑप्शन में आता है रूट टिप. करेक्ट कर देते हो तुम लोग. रूट टिप पे नहीं है. रूट टिप पे क्या होता है? रूट कैप होता है. कैप के बाद, ठीक है, आफ्टर द कैप देयर इज मेरिस्टेमेटिक रीजन. मेरिस्टेमेटिक अभी बस इतना समझो कि ऐसी सेल्स जो डिवाइड कर सकती है वो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल, और ऐसे सेल जो डिवाइड नहीं कर सकती है वो प्लांट में होती है परमानेंट. तो दो ही तरीके के टिश्यू आपको ब्रॉडली देखने होते हैं, एक मेरिस्टेम, दूसरे परमानेंट. रीजन ऑफ मेरिस्टेम होना जरूरी है बेटा, क्योंकि रूट को तो ग्रो करना है. अभी तो नया नया सीड से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बनने जा रहा है. बना तो है नहीं, तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड तो करना है. नई नई सेल यहाँ पे ऐड हो रही होंगी, सेल का ग्रोथ हो रहा होगा, इलोंगेशन हो रहा होगा. तो इनिशिएशन वाला रूट टिप पे वर्क कौन कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक रीजन. इलोंगेशन वाला जो मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन से परमानेंट सेल बनी है, को इलोंगेट कर रही होंगी, डिफ्रेंशिएट कर रही होंगी कि उनको कैसा स्ट्रक्चर बना. ओके, तो पहला पोर्शन है रूट कैप. दूसरा आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल. जनरल फीचर आपको सेल चैप्टर से थोड़ा सा मैंने बताया, और बेसिक लेक्चर जिन्होंने अटेंड किए हैं, बेसिक क्लासेस, उन्होंने देखा होगा कि मैंने मेरिस्टेमेटिक पूरा बताया, लोकेशन बताया, कैसे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बताया. एक जो फीचर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेंट्रल वैक्यूल छोटी होगी या रिड्यूस्ड होगी, मतलब अब्सेंट भी हो सकती है या एकदम रिड्यूस्ड होगी. नीड नहीं है इसको, स्टोरेज की नीड नहीं है. इसका काम क्या है? फटाफट डिवाइड करते चलना. मेरिस्टेमेटिक रीजन वो रीजन होता है जहां से अगर आपको किसी प्लांट का कल्चर करना है तो वायरल फ्री सेल वहां से मिलती है. मतलब इनका डिवीजन का रेट इतना हाई है कि यहाँ पे अगर इधर वायरस का इन्फेक्शन है इलोंगेशन रीजन में, तो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे? वायरल फ्री होंगे. तो ये भी एमसीक्यू है. वायरस फ्री अगर सेल का कल्चर करना होगा तो आप कहाँ से सेल लोगे? पहले तो आप लोगे, तभी उसको डिवाइड करने के लिए हार्मोन सिस्टम वगैरह जो भी आपको पीजीआर वगैरह आप उसको दे दोगे तो इंडक्शन कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट सोर्स तो लेना पड़ेगा. तो इसलिए लेते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन. वैसे तो शूट सिस्टम से होता है. ओके, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्लियर है. The cells of this region are very small, thin walled. अब ये फीचर आ गया. Thin walled मतलब प्राइमरी वॉल है, सेल वॉल है, and with dense protoplasm. What is the purpose of dense protoplasm? क्या समझ में आता है कि प्रोटोप्लास्ट को डेंस कर दिया तो क्या बात है? तो क्या हो रहा? बताओ. प्रोटोप्लाज्म में क्या है? वाटर और प्रोटीन. डेंसिटी बढ़ गई मतलब प्रोटीन बढ़ गया, प्रोटीन बढ़ गया मतलब एंजाइम बढ़ गया, एंजाइम बढ़ गया मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ गया. समझ में आ रहा है? डिवीजन कर रहा है मतलब हाईली मेटाबॉलिक सेल है. डिवीजन कर रहा है मतलब सेल डिवीजन की सेल साइकिल चलेगी.
सेल साइकिल चलेगा, G1 होगा, S होगा, G2 होगा, बार बार रिपीटेड आएगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इंटरफेस की प्रिपरेशन, शादी की तैयारी। शादी की तैयारी करनी है 8 महीने, शादी होता है एक दिन। याद आ रहा है कुछ सेल साइकिल चैप्टर? तो वही सब है बेटा, इसलिए डेंस प्रोटोप्लास्ट विद डेंस प्रोटोप्लास्ट, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाईली मेटाबॉलिक, यहीं पे लिख लो, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव। दे डिवाइड रिपीटेडली, डिवीजन हो रहा है। The cells proximal to this region undergo the proximal means, बताओ फिर से टर्मिनोलॉजी आ गई, P proximal, distal. What is proximal? What is distal? Proximal means पास, हिंदी में लिखो, P से पास, D से दूर। ओके, अब मेरिस्टेम के बाद, अब देखो बेटा यहाँ पे इमेज पे ही बात कर लेते हैं। मेरिस्टेम ये हो गया रूट कैप, रूट कैप के बाद मेरिस्टेम, एंड पास में इसकी ये वाला रीजन होगा, इधर से तो हम चल रहे हैं, तो प्रोक्सिमल मतलब दिस रीजन, डिस्टल मीन्स दिस रीजन, जो उसके दूर हो। विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पॉइंट आप प्रोक्सिमल एंड डिस्टल बोलते हो। ये यहाँ से प्रोक्सिमल, ये ब्रांच से अगर आप बात करोगे तो दिस इज प्रोक्सिमल। ओके, तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। They divide repeatedly, the cells proximal to this region undergo rapid elongation. यहाँ डिवीजन नहीं है, मार्क करो, rapid elongation, ब्रैकेट में लिख लो, cell grows and develop, साइज बढ़ रहा है, डेवलप हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही, नो डिवीजन। क्लियर है? रैपिड elongation and बड़े आगे enlargement, वही ग्रोथ होना, and are responsible for the growth of the roots in length. तो कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, डिवीजन नहीं, elongation, for the length, for the size, elongation. This region is called the region of elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. अपने आप को अलग बनाएगी और mature हो रही है. Hence, this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation. जो उसमें मैच्योर होती जाएगी और रीजन ऑफ एलोंगेशन से किधर कन्वर्ट हो गई, रीजन ऑफ मैचुरेशन में। तो अब देखो यहाँ पे रीजन ऑफ एलोंगेशन, यहाँ से सेल डिवाइड हो रही है, ये सेल ऐड हो रही है इधर, और हमेशा इधर की सेल जो पूरी डिफ्रेंशिएशन में मैचुरेशन की तरफ चली जाएगी, उसके पास रूट हेयर आ जाएंगे और वो रीजन ऑफ मैचुरेशन में आ जाएगी। तो एवरी प्रोक्सिमल, एवरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एक चीज लिख लो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब भी डिवाइड करती है, सेल व्हेन undergoes self division या डिवीजन डायरेक्टली, one meristematic cell form and one permanent cell. फंडामेंटल समझो इसके पीछे का, अगर वो सेल डिवाइड करके परमानेंट सेल बना देगी, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल खत्म हो जाएंगी। एक सेल डिवाइड करती है, दो में कन्वर्ट हो जाती है, यही है सेल डिवीजन, यही है ना बेटा। मेरिस्टेमेटिक सेल का काम चलता रहे, इसलिए यहाँ पे एक क्या बनेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल, और एक बनेगी परमानेंट सेल। तो जो परमानेंट सेल बनी, इट अंडरगोज द elongation, development, differentiation, cell growth, maturation. तो जब तक elongation, development, differentiation चल रहा है, वो कहाँ है, रीजन ऑफ elongation में, और फिर आगे बढ़ गई, मैच्योर हो गई, बड़ी हो गई है सेल, रूट हेयर आ गए, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ये आपको जो दिखती है रूट, ये आगे के डेवलप रूट है, इसलिए आपको एक टाइम में सारे फॉर्म दिखते हैं।
बट अपनी सोच को पीछे ले जाओ, जब वो सीड से पहली बार रूट बना होगा तो इस तरीके से उसके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसके पास एंडोस्पर्मिक सीड होगा तो अंदर एंडोस्पर्म होगा जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होगा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में उसको न्यूट्रिशन की सप्लाई जो आप वाटर मिनरल जहां पे आप सीड को लगाए वहां से मिल रहा होगा, लेकिन उसके पास अभी रूट नहीं डेवलप। तो रूट डेवलप होने के टाइम में कहानी ये चलेगी कि पहले आएगा मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम ऑलवेज रहता है, इसलिए प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो इंडेफिनिट बोलते हैं, डिफाइन नहीं। क्लियर? इलोंगेशन एंड देन मैचुरेशन, एंड मैचुरेशन इज द रीजन, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जहां पे है रूट हेयर्स, और रूट हेयर्स ही करते हैं वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? तो एक ही सेल आगे बढ़ती जा रही है और वो बड़े होके फिर क्या हो गई है, मैच्योर हो चुके हैं और उसके पास फ्रूट हेयर है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। अंडरलाइन कर लेना। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये कोई डिफरेंट रीजन नहीं है, ये छोटी सी गलती नहीं करना है आपको। आफ्टर द रीजन ऑफ मैच्योरेशन प्रेजेंस द रूट हेयर, ऐसे भी ऑप्शन आएगा। रीजन ऑफ मैच्योरेशन का इंडिकेशन ही है कि सेल की एपिडर्मल मतलब बाहरी, एपिडर्मिस मतलब बाहर, सबसे बाहर, एपी मीन सबसे ऊपर, सबसे बाहरी लेयर की सेल मॉडिफाई होगी। जस्ट सपोज ये सेल है, ये टिश्यू है जो आपका मैच्योरेशन में प्रेजेंट है, तो इनमें से कुछ सेल मॉडिफाई हो गई और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकला, और सिंगल सेल ही रहता है ये, क्योंकि एक सेल मॉडिफाइड हुई है। तो ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज रूट हेयर। ऐसा ही स्टेम में आएगा, उसको बोलते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम होता है शूट का हेयर, स्टेम हेयर या शूट में हेयर, एंड रूट में होता है रूट हेयर। ये होता है यूनिसेलुलर, एक सेल है, इट कैन बी यूनि और मल्टी। कंपैरेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, these root hairs absorb water and minerals from the soil. खत्म, ठीक है। तो आपको एक रूट की मॉर्फोलॉजी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि रूट जो था वो रेडिकल से ओरिजिन हुआ है। पहली जो रूट निकलेगी वो प्राइमरी होगी, प्राइमरी अगर तुरंत डिवाइड कर गई तो फाइब्रस रूट हो जाएगा, प्राइमरी अगर डिवाइड नहीं करती है और सॉइल में ग्रो कर रही है, बीच में सेंटर एक थिक रूट दिखेगी तो वो टैप रूट सिस्टम होगा, उससे लैटरली ब्रांचेस, जिस लेवल की ब्रांचिंग होगी उस लेवल का रूट होगा सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्लियर? रीजन में हमें ध्यान रखना है, रीजन में इसके अलावा कहीं से भी रूट आती है तो उसको एडवेंटिशियस बोलते हैं, जिसमें रेडिकल रोल प्ले नहीं करे। मतलब शूट सिस्टम से कहीं से भी रूट ओरिजिनेट हुई है तो उसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। रीजन में जो हमारा रूट ग्रो कर रहा है तो डिवीजन पोर्शन होता है मेरिस्टेमेटिक जोन विच फॉलोड बाय द elongate